तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 438 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसीलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। और बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। बाकी जिन लोगों ने देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में फेरी सुई के इंजरीज के ठीक हो जाने के बाद में हमें हमारी प्यारी सिस्टर चूचू को दिखाया जाता है, जो फेरी सुई से कहती हैं कि सीनियर सिस्टर अब जब आप पूरी तरीके से ठीक हो गई हैं, अब मैं वापस अपनी ट्रेनिंग के लिए जा रही हूँ। इतना कहकर के सिस्टर चूचू वहाँ से जाने लगती हैं। लेकिन तभी पीछे से यंग मास्टर कॉक सिस्टर चूचू को रुकने के लिए कहता है। तभी सिस्टर चूचू भी उसकी बात सुनकर पीछे मुड़कर के उसे देखती हैं। कॉक कहता है कि जूनियर सिस्टर किंग चैन, क्या आपका दिन प्रतिदिन इतनी ज्यादा कल्टीवेशन करना कुछ ज्यादा ही नहीं है? जब से आप हमारे मिस्टिकल हेवन सेक्ट में आई हैं, तभी से आप काफी ज्यादा हैवी ट्रेनिंग कर रही हैं। और आखिरकार आज जब आप पहली बार बाहर घूमने के लिए निकली हैं, लेकिन फिर भी आप पहले से ही इतना जल्दी वापस लौटना चाहती हैं। तभी सिस्टर चूचू भी उससे कहती हैं कि यंग मास्टर साओ यू, प्रैक्टिस एक इंसान को परफेक्ट बनाती है और कल्टीवेशन के लिए डेडिकेशन की आवश्यकता होती है। और मेरा इस मिस्टिकल हेवन सेक्ट में आने का एकमात्र रीजन यही है कि मैं यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा कल्टीवेट कर पाऊँ। और अगर सीनियर सिस्टर रू हुआ को अपनी इंजरीज ठीक करने के लिए 4 एलिमेंट साइकिल अरे की जरूरत नहीं होती, तो मैं कभी भी अपनी कल्टीवेशन छोड़ करके यहाँ बाहर नहीं आता। तो अब इधर दूसरी ओर सिस्टर चूचू की ये सारी बातें सुनने के बाद यंग मास्टर साओ यू भी अपने मन में कहता है, जूनियर सिस्टर किंग चैन हमेशा एक फ्रोजन ब्लेड की तरह रहती है, कि कोल्डनेस अंदर और बाहर दोनों तरफ से शो होती रहती है। मैंने अपनी पूरी लाइफ में बहुत सारी ब्यूटीज को देखा है, लेकिन फिर भी मेरे दिल को छूने वाली एकमात्र चीज सिर्फ और सिर्फ ये आइस प्रिंसेस है। दूसरी ओर सिस्टर चूचू सभी लोगों को गुड बाय करते हुए वहाँ से जाने लगती है। तभी फिर से सिस्टर चूचू को कोई आवाज लगाते हुए कहता है, जूनियर सिस्टर चू प्लीज थोड़ा और रुकिए। तो तभी सिस्टर चूचू भी मुड़ते हुए कहती हैं कि आखिर अब क्या है। तभी फेरी सुई आगे सिस्टर चूचू से कहती हैं, आपको पता है जब मैं हर्ब लेने के लिए खतरे में पड़ गई थी, उस समय मैं किसी से मिली थी और मुझे ऐसा एहसास होता है कि उसका आपके साथ कोई संबंध है। मुझे होप है कि जूनियर सिस्टर इसके बारे में थोड़ी बातचीत कर सकती हैं। तभी सिस्टर चूचू भी कहती हैं कि क्या उसका मेरे साथ कोई कनेक्शन था। तो इधर दूसरी ओर तभी वो बूढ़ा मास्टर कहता है, रूहुआ डिसाइपल्स ने हमें बताया था आपको हर्ट करने वाला डीमन सोल सेक्ट का 3rd यंग मास्टर हान था, और किंग चैन और उस हान का एक दूसरे के साथ में कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो फिर आखिर तुम इस सब के बारे में क्यों पूछ रही हो? तो अब तभी सिस्टर रूहुआ भी कहती हैं कि एल्डर प्लीज मुझे इस सब को एक्सप्लेन करने के लिए अलाउ करें। ये सही है कि 3rd यंग मास्टर हान ने ही मुझे हर्ट किया था, लेकिन इतना कहने के बाद सिस्टर हान थोड़ा हेजिटेट करते हुए कहती हैं, जिसने मुझे उससे बचाया था वो डीमन स्कैमिंग सेक्ट से था। तो अब इधर सिस्टर रूहुआ की ये बात सुनने के बाद में वहाँ पे खड़े सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, जबकि सिस्टर चूचू भी थोड़ा इंटरेस्ट शो कराते हुए सिस्टर रूहुआ की ओर देखने लगती हैं। तभी वहाँ पे एक दूसरी लड़की सिस्टर रूहुआ से कहती है कि हमारे सेक्ट और उनके सेक्ट के बीच में खुले तौर पर दुश्मनी के अलावा और कुछ भी नहीं है, तो फिर आखिर वो कभी भी अपने डीमन स्कैमिंग सेक्ट की बुरी साइड पर हमारे लिए क्यों चलेंगे? तो तभी सिस्टर रूहुआ भी कहती हैं एक्चुअली में तो उसने ये सब मिस्टिकल हेवन सेक्ट के लिए नहीं किया था, मगर लेकिन बस इस सब का सिर्फ किंग चैन के साथ ही कुछ लेना देना है। अब इधर ये बात सुनकर के सिस्टर चूचू भी काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है। दूसरी ओर ये सब सुन शाओ यू भी हैरान होते हुए कहता है, रूहुआ आखिर ये सब क्या चल रहा है? सिस्टर रूहुआ भी कहती है कि हाँ बिल्कुल यही बात है, हमने वहाँ उस वैली में एक 9th ग्रेड की ट्राई कलर हर्ब सोल फिक्सिंग ग्रास को ढूंढा था। अब उस हर्ब के बारे में एल्डर भी काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि क्या ये तो बहुत अच्छी बात है, क्या तुम उसे लेकर के आई? अब तो भी एल्डर की ये बात सुनने के बाद में रूहुआ शांत होते हुए कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद करती हैं और फिर आगे कहती हैं कि हाँ ऑफ कोर्स, अगर मुझे अपने ब्रदर शाओ यू को ठीक करने के लिए नर्क से भी गुजरना पड़ता तो मैं ये जरूर करती। तो अब इधर शाओ यू भी अपनी बहन की ये सारी बातें सुनने के बाद में कहता है कि सिस्टर रूहुआ मेरे लिए ये सब करने के लिए आपका बेहद बेहद शुक्रिया। अब तभी सिस्टर रूहुआ थोड़ा सैड होते हुए कहती हैं कि एक्चुअली में तो हम ज्यादा देर तक इसे अपने पास नहीं रख पाए, क्योंकि डीमन सोल सेक्ट भी उस हर्ब को लेने के लिए वहाँ पे आ गया था, और डीमन सोल सेक्ट का वो 3rd यंग मास्टर हान सचमुच काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, और उसके सिर्फ एक मूव के बाद ही मैं काफी ज्यादा हर्ट हो गई। तो ये सुन वो दूसरी लड़की गुस्सा होते हुए कहती है कि वो 3rd यंग मास्टर हान सचमुच बहुत ही ज्यादा कमीना है, यहाँ तक कि वो कमीना वुमेन्स के ऊपर हमला करने से भी नहीं बख्शता है। अगर अगली बार जब कभी भी हम सभी सिस्टर्स उससे मिलेंगी तो हम सभी मिल करके अपनी 4 एलिमेंट साइकिल अरे से उस कमीने को मैनर में लाने के लिए उसे एक अच्छा लेसन
सिखाएंगे। तभी सिस्टर रूहुआ कहती है कि थर्ड यंग मास्टर हान कोई ऐसा वैसा नोबडी लड़का नहीं है, वो बेहद ही ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए हमें उसे बिल्कुल भी कम आंकना नहीं चाहिए। मगर लेकिन यहाँ तक कि वो यंग मास्टर हान मिडिल 3 सेक्टों में से एक का होते हुए भी जब वो इस बार अपने उस एनिमी से मिला था और जब मैं ठीक अपनी मौत की कगार पे थी, तब मैंने उस एक लड़के को देखा था। उस लड़के ने सिर्फ अपने एक हाथ को हिलाया और वहाँ के पूरे लैंड को 2 हिस्सों में बांट दिया, जिसकी वजह से उस लड़के ने यंग मास्टर हान को अपनी इतनी टेरिफाइंग पावर्स को दिखा करके उसे उस लाइन को पार करके आगे ना आने के लिए मजबूर कर डाला। यहाँ तक कि उस थर्ड यंग मास्टर हान के बचे हुए सभी साथी भी इतने ज्यादा डर गए थे कि उन लोगों में से भी किसी ने भी उस लाइन को क्रॉस करने के बारे में भी हिम्मत नहीं की। और वही वो लड़का था जिसने खुद से मुझे उस हर्ब को दिया था, वो लड़का जो कि डीमन स्कैमिंग सेक्ट से था। तो अब तभी जूफेन के बारे में ये सारी बातें सुनने के बाद में वो दूसरी लड़की सिस्टर रूहुआ से कहती है कि सीनियर सिस्टर रूहुआ, क्या वो लड़का आपको पसंद करता था और क्या कहीं वो आपके साथ डुअल कल्टीवेशन तो नहीं करना चाहता था? तो अब उस लड़की की ये बात सुनने के बाद में सिस्टर रूहुआ भी शर्माते हुए चौंक जाती है और फिर काफी ज्यादा ब्लश करते हुए आगे कहती है, उसने मुझे उस जड़ी बूटी को दे दिया और सिर्फ एक कंडीशन रखी, वो मुझसे सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछना चाहता था जूनियर सिस्टर चू किंग चेन के बारे में। उसने मुझसे वो 2 क्वेश्चन पूछे भी और मुझे वो हर्ब दे दी। तो इधर दूसरी ओर सिस्टर चूचू भी कहती है कि आखिर कौन से 2 क्वेश्चन? तो सिस्टर रूहुआ बताती है कि उसने तुम्हारे बारे में मुझसे ये पूछा कि क्या तुम मिस्टिकल हेवन सेक्ट में हो, और दूसरा ये क्या तुम यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो। तो अब इधर सिस्टर चूचू भी सिस्टर रूहुआ की ये बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और फिर हैरान होते हुए सिस्टर रूहुआ से पूछती है कि आखिर उसका नाम क्या था। तो सिस्टर रूहुआ कहती है कि मैं इस बारे में नहीं जानती, इसने सिर्फ मुझसे ये 2 क्वेश्चंस पूछे और फिर इस सब के बारे में भूल जाने के लिए कह दिया। मगर लेकिन उसके साथ के 4 रेडियन स्टेज के डीमंस उसे स्टीवर्ट जू कह करके पुकार रहे थे। अब इधर जूफेन का नाम सुनकर के सिस्टर चूचू भी काफी ज्यादा चौंक गई होती है और फिर अपनी आंखों में खुशी के आंसू लाते हुए कहती हैं, तो ये वही था, सचमुच में ये वही था, वो अभी भी मेरे बारे में सोचता है और मुझे याद करता है। तो अब तो सिस्टर चूचू की ये सारी रिएक्शंस को देखने के बाद में बाकी के सभी लोग भी हैरानी से सिस्टर चूचू को ही देख रहे होते हैं। वो दूसरी लड़की हैरान होते हुए कहती है कि वो ये पहली बार है जब मैं किंग चैन को स्माइल करते हुए देख रही हूँ। आखिरकार इतने लंबे समय के बाद में वो फाइनली स्माइल कर रही है। हालांकि ये ऑलरेडी ही बिना स्माइल के काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लगती है, मगर लेकिन अब जब इसने स्माइल किया है तो ये सचमुच अब और भी ज्यादा ब्यूटीफुल दिख रही हैं। जबकि इधर दूसरी ओर जब यंग मास्टर साओयू को ये पता चलता है सिस्टर चूचू जूफेन के नाम से स्माइल की है, तो इस बात से वो अपने दांत पीसते हुए काफी ज्यादा गुस्सा करने लगता है और फिर वो गुस्से में ही अपने मनी मन कहता है कि आखिर वो कौन है। इसका कि सिर्फ नाम सुन करके ही जूनियर सिस्टर किंग चैन इतना ज्यादा खुश हो गई। इधर दूसरी ओर सिस्टर रूहुआ भी अपने भाई को इतना ज्यादा गुस्सा होते हुए नोटिस कर लेती हैं और फिर आगे कहती हैं कि वो एक डीमन है, एक डीमन जो कि आपके दिल में अपना रास्ता बनाने के लिए एकदम सक्षम है। कहते हुए सिस्टर रूहुआ उस पल को याद करने लगती हैं जब जूफेन ने सिस्टर रूहुआ को बचाया था। इधर सिस्टर रूहुआ के इतना कहते ही यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है और अगला सीन हमें जूफेन का दिखाया जाता है जो कि अपने उस लेबर हाउस के रूम में आ गया होता है और अपनी अशुरा फ्लेम को एक्टिवेट करते हुए अपने आप को कल्टीवेट कर रहा होता है। इसी के साथ में जूफेन अपने उस लेबर हाउस के रूम को भी देख रहा होता है क्योंकि हालत फिलहाल में तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। जूफेन इसी सब को देख करके थोड़ा गुस्सा भी हो रहा होता है, मगर तभी अचानक से पीछे से उसे किसी की आवाज आती है जो कि कोई और नहीं बल्कि एल्डर युआन होते हैं। एल्डर युआन वहाँ पे हड़बड़ी में आते हुए जूफेन से कहते हैं कि जूफेन जल्दी से उठो, हमें कहीं पर जाकर के इकट्ठा होना है। तो कह करके एल्डर युआन जल्दी से जूफेन का हाथ पकड़ करके उसे अपने साथ खींचते हुए ले जाने लगते हैं। तभी जूफेन उनसे पूछता है कि एल्डर युआन आखिर हम इतनी जल्दी कहाँ पे जा रहे हैं। तभी एल्डर युआन कहते हैं कि ओ ये सब ठीक है, तुम अभी अभी आए हो इसीलिए तुम्हें इसके बारे में नहीं पता है। यहाँ पे 2 सराय हैं जिन्होंने की सभी लेबर्स को बुलाया है, इसलिए हमें जल्दी से वहाँ जाना होगा क्योंकि लेट जाने की वजह से कहीं हमारी जान ही न चले जाए। अब तभी ये सुन जूफेन भी थोड़ा हैरान होते हुए एल्डर युआन से कहता है कि आखिर कौन 2 लोग, और क्या ये लेबर हाउस आपके अंडरटेकिंग में आपके एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं चलता है। तभी एल्डर युआन बताते हैं कि मेरे पास सिर्फ इस चीज की हॉनरी पोजीशन है, लेकिन जब कभी भी हमारे और पास हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर आता है तो ये चार्ज उस समय उसी का हो जाता है। तो तभी ये सुन जूफेन भी अपने मन में कहता है कि लगता है कि इस जगह पर जरूरी कुछ छुपे हुए सांप तो होंगे ही, मगर कोई नहीं, चाहे वो कोई सांप ही क्यों ना हो, जैसे ही वो लोग मेरी ओर देखेंगे मैं उन लोगों को बर्बाद कर दूंगा। तो
ये सब कुछ तो सचमुच काफी ज्यादा फनी है। तो अब इसी के साथ में हमें अगला सीन उस जगह का दिखाया जाता है यहाँ पे कि सभी लेबर ऑफिस के लोग आकर के जमा हुए होते हैं। तभी वहाँ पे उस जगह पर एल्डर युआन भी आते हुए कहते हैं कि देखो अब बहुत कम लोग ही बाहर बचे हैं और इसका मतलब है कि हमें देर हो गई है और बाकी के सभी लोग अब अंदर हैं और क्योंकि अभी भी कुछ लोग और आ रहे हैं इसलिए अभी फिलहाल हम लोग आखिरी लोग तो नहीं है और भले ही तुम लेट हो जाओ मगर मैं लेट नहीं होना चाहता। क्या करके एल्डर युआन जल्दी से ज़ूफेन को पीछे छोड़ आगे उस जगह पर भागने लगते हैं। अगला सीन हमें उस जगह के अंदर केव का दिखाया जाता है कि सभी लोग आकर के एक साथ गैदर हुए होते हैं। वहीं पर उन लोगों के सामने जिन दो लोगों ने उन्हें बुलाया होता है उनमें से एक तो टकला दाढ़ी वाला आदमी होता है जबकि दूसरी एक येलो बाल वाली लड़की होती है और अभी फिलहाल हमें इन लोगों का नाम नहीं बताया गया है। और ज़ूफेन उन लोगों को देखते हुए कहता है ओ तो यहाँ तक कि लेबर ऑफिस भी इन मॉन्स्टर्स का अड्डा है, यहाँ पर 4th लेयर के रेडियन स्टेज एक्सपर्ट्स भी हैं। तो अब तभी एल्डर युआन ज़ूफेन को बताते हैं कि वो सभी इनर डिसाइपल्स थे लेकिन कुछ गंभीर अपराधों की वजह से उन लोगों को लेबर ऑफिस में डाल दिया गया और उनकी जिंदगी खत्म हो चुकी है। इस वजह से उनका मूड और भी ज्यादा खराब हो चुका है। हालांकि भले ही आपके पीछे 4 रेडियन स्टेज एग्जीक्यूटिव्स ही क्यों ना हो लेकिन फिर भी आप उन्हें फिजूल के ताने देने की कोशिश मत करना। जब एल्डर युआन ये सब ज़ूफेन को बता रहे होते हैं तभी वो गंजा आदमी एल्डर युआन के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि एल्डर युआन तुम अभी भी वहाँ पर क्या कर रहे हो और आखिर तुम वहाँ पर क्या बड़बड़ा रहे हो। वो रोस्टर पहले ही निकल गया है और मैं अब तुम्हारी यहाँ पर संख्या जानना चाहता हूँ। तो अब तभी एल्डर युआन भी उसके पास आते हुए कहते हैं सर प्लीज मुझे थोड़ा लेट आने के लिए माफ कर देना। तो तभी वो गंजा आदमी कहता है सर तुम्हारी इस सड़ी हुई जिंदगी को बनाए रखने का एकमात्र रीजन बस इसलिए है क्योंकि तुम ट्रेनिंग टारगेट में भी बिल्कुल ही यूजलेस हो और अब बस तुम और भी ज्यादा ढीले होते जा रहे हो। तो अब तभी एल्डर युआन उस गंजे आदमी से कहते हैं सर क्वी लैंग आपका मेरे ऊपर इतनी ज्यादा दया रखाए रखने के लिए बेहद बेहद शुक्रिया। इतना कह करके एल्डर युआन अपनी उस लिस्ट को उस आदमी क्वी लैंग को दे देते हैं। इसके बाद क्वी लैंग उस लिस्ट को पढ़ते हुए लोगों को आवाज लगाने लगता है और बाकी के सभी लोग भी अपने अपने नामों को सुनकर के यस कह करके अपनी अपनी हाजिरी लगा रहे होते हैं। अभी क्वी लैंग वहाँ पे ज़ूफेन का भी नाम देखता है और कहता है ओ तो यहाँ पर एक नया पर्सन भी आया है ज़ूफेन। इतना कह करके क्वी लैंग हंसते हुए आगे कहता है एज अ न्यू कॉमर्स इसे हमारे रूल्स सिखाए जाने चाहिए। अभी एल्डर युआन काफी घबराते हुए कहते हैं कि नहीं 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 यंग मास्टर क्वी प्लीज इसके ऊपर थोड़ी दया दिखाएं। इसके बाद एल्डर युआन उसके करीब जाते हुए हल्की सी आवाज में उससे कहते हैं यंग मास्टर क्वी इसे 4 एग्जीक्यूटिव्स लेकर के आए थे और वो लोग इसे किसी को भी ना छूने की सख्त चेतावनी दे करके गए थे इसलिए उसे नुकसान पहुंचाने पर मेरी भी जान चली जाएगी। तभी क्वी लैंग कहता है कि एग्जीक्यूटिव्स के बारे में इतना कुछ क्या है कि मुझे तो अब मेरे लिए एक एल्डर मिल गया है और यहाँ हम सभी को ही नियमों का पालन करना होगा। तो तभी एल्डर युआन और भी ज्यादा घबराते हुए कहते हैं वो एग्जीक्यूटिव्स इस लड़के की बहुत ही ज्यादा परवाह करते हैं और यहाँ तक कि वो लोग इसे यहाँ से निकालने के लिए पेटिशन के लिए सेक्ट लीडर के पास भी जा रहे हैं और क्या यंग मास्टर आपके एल्डर भी आपके लिए ऐसा कर सकते हैं। तो अब तभी येलो बाल वाली लड़की भी कहती है कि क्वी लैंग अब क्योंकि वो लड़का काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो इसलिए अभी तुम्हारा शांत रहना ही ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो अब तभी ये सुन क्वी लैंग अपने मन में कहता है कि शहद की एक बूंद के लिए मधुमक्खियों के झुंड को आकर्षित करने की आवश्यकता नहीं है। अब इधर ज़ूफेन के बारे में इतना सोचने के बाद क्वी लैंग वहाँ पे खड़े सभी लोगों से कहता है कि मैंने यहाँ पर सभी लोगों को एक वजह से बुलाया है। आज के दिन अशूरा सर्कल नए सिरे से शुरू हो रहा है और सिर्फ विजेता ही इस जगह को छोड़ करके जा सकते हैं। तो अब तभी क्वी लैंग की ये बात सुन वहाँ पे खड़े सभी लेबर स्टूडेंट्स काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और घबराते हुए कहते हैं कि क्या आप कोई मजाक कर रहे हैं। अशूरा सर्कल हर 3 साल में एक बार होता है तो फिर आखिर ये फिर से 6 महीने बाद ही स्टार्ट क्यों हो रहा है। तो तभी क्वी लैंग कहता है कि समय चाहे कोई भी हो मगर लेकिन इससे परिणाम नहीं बदलता है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट ही जिंदा रह सकता है और हारने वाले लोग यहाँ पर सिर्फ एक्ट की ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर रिसोर्सेज बन करके रह जाएंगे। और अब इस गुफा में इस घंटे की पहली बेल बजते ही फाइट शुरू हो जाएगी जबकि दूसरी बेल बजते ही फाइट वहीं पर रुक जाएगी। तो क्या सभी लोग क्लियरली समझ गए ना। तो अब तभी इधर दूसरी ओर एल्डर युआन कहते हैं यंग मास्टर क्वी ज़ूफेन यहाँ पर बस अभी अभी ही आया है और ये अभी हमारे करंट अशूरा सर्कल के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये इस चीज में पार्टिसिपेट ना करे। तो ये सुन क्वी लैंग गुस्सा होते हुए चिल्ला करके कहता है कि नियम तो नियम है और मैं उन एग्जीक्यूटिव्स की वजह से इन रूल्सों को बिल्कुल भी नहीं बदलूंगा और रूल्स बस यही कहते हैं इस अशूरा सर्कल कंपटीशन में सभी लेबर्स को पार्टिसिपेट करना ही होगा और फिर मुझे इस चीज का आंसर देना होगा। तो अब तभी वो येलो बाल वाली लड़की भी कहती है ओल्ड युआन तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो वो लड़का 6
6 लेयर का प्रोफाउंड हेवन स्टेज कल्टीवेटर है, तो इसलिए वो जिंदा तो पक्का से ही रहेगा। तो अब जब वो येलो बाल वाली लड़की ये सब कह ही रही होती है, तभी उनमें से एक लेवर डिसाइपल को दिखाया जाता है, कि गुस्से में चिल्लाते हुए क्विलैंग और उस लड़की से कहता है कि ट्विस्टेड फेस रक्षा यूलिंग और ब्लैक यामा क्विलैंग, तुम लोग अपनी बकवास करना बंद करो। मैं ये अच्छी तरीके से जानता हूँ कि अभी सेक्ट को प्रैक्टिस के लिए टारगेट की बिल्कुल भी डिमांड नहीं है। वो तो ये सब इसलिए है क्योंकि आउटर सेक्ट प्रमोशन के टेस्ट आ रहे हैं और तुम्हें तुम्हारी छोटी सिस्टर को ट्रेन करने के लिए ये सारे मटेरियल्स चाहिए। तुम अपने पर्सनल फायदों के लिए इस सेक्ट के मेथड्स का एडवांटेज उठा रहे हो, मगर मैं यहाँ पर बिल्कुल भी शांत नहीं रहूंगा। मैं सेक्ट में जाकर के तुम्हारी रिपोर्ट जरूर करूंगा। इतना कहकर के वो डिसाइपल वहाँ से बड़ी तेजी से जाने लगता है और तभी अचानक से उसके पीछे बड़ी तेजी से एक स्लैश अटैक आता है, जो कि सीधे उस लड़के को लगता है और उस लड़के को 2 हिस्सों में बांट देता है और उसे मार डालता है। और वो लड़का मरने के बाद नीचे जमीन पर पड़ा होता है और बाकी के डिसाइपल्स उसे ही देख रहे होते हैं। और उस लड़के की ऐसी हालत को देख करके क्विलैंग की ओर देख करके वो सभी के सभी डिसाइपल्स भी काफी ज्यादा घबरा गए होते हैं, जबकि ज़ू फैन भी अपनी सीरियस लुक में क्विलैंग की ओर ही घूर रहा होता है। अगर इधर क्विलैंग उस डिसाइपल को मारने के बाद अपने एक सीरियस लुक में बाकी के सभी लोगों से कहता है, तो चलो अब जब भगोड़ा मारा गया है अब इस असुरा सर्कल को शुरू करते हैं। और अगर तुम लोग अभी भी फाइट को स्टार्ट नहीं करते हो, मैं ये तुम लोगों के साथ भी तब तक कर सकता हूँ जब तक कि हमारा कोटा पूरा ना हो जाए। तो अब समय ही बताएगा कि तुम में से वो पुअर डेविल कौन है। तो अब इधर क्विलैंग की ये बात सुनने के बाद में बाकी के सभी डिसाइपल्स काफी ज्यादा घबरा गए होते हैं। उनके शरीर से टोटली पसीना छूटने लगता है, मगर तभी अचानक से उनमें से एक डिसाइपल की आंखें लाल हो जाती हैं और वो एकदम डेविलिश लुक में चिल्लाते हुए बाकी के डिसाइपल्स के ऊपर अटैक करने लगता है। तभी वो अपने सामने आए एक दूसरे डिसाइपल को अपनी स्वॉर्ड से काट डालता है, जबकि हमारा ज़ू फैन उसे आराम से खड़ा ये सब करता हुआ देख रहा होता है और अपने मन में कहता है कि ये ड्रेड और बह से पैदा हुआ पागलपन है, जो कि सर्वाइवल की फाइट के रूप में शुरू हुआ है, जो कि इस कट्टर हत्यारे में बदल गया है और पूरी तरीके से गुमनामी में खो गया है। वो यहाँ तक कि अपने लक्ष्य को भी भूल गया है और इस तरीके के एक बूचड़ खाने में उसके अंदर के डीमंस ने उसके ऊपर कंट्रोल कर लिया है, जबकि वो एक बीमार ग्रस्त खाली दिमाग को मारने के लिए ही बिल्कुल एक कठपुतलियों के रूप में खेलते थे। तो अब इसी के साथ में वो लड़का बिल्कुल एक डीमन की तरह अपने सामने आए हर एक इंसान को मार रहा होता है। तभी अपने सामने के हर एक इंसान को मारने के बाद उसकी नजर हमारे ज़ू फैन के ऊपर पड़ती है और फिर वो अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती करने के लिए ज़ू फैन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे जाने लगता है, लेकिन हमारा ज़ू फैन वहाँ पे खड़े खड़े आराम से उसके अटैक को डॉच कर लेता है और अगले ही पल हमें दिखाया जाता है कि उस लड़के की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। तो वो सीधा नीचे जमीन पर जाकर गिर जाता है और वहीं पर मर जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ज़ू फैन ने पता नहीं अपनी आंखों के साथ कुछ तो किया होता है, लेकिन उसने बिना हिले ही खड़े खड़े ही उस लड़के को वहीं पर मार डाला होता है। इसी के साथ में हमें दिखाया जाता है कि ज़ू फैन अभी भी वहीं पे आराम से खड़ा होता है और उसके और पास कई सारे डिसाइपल्स मरे पड़े होते हैं, जबकि बाकी के बचे हुए डिसाइपल्स अभी भी एक दूसरे के साथ लड़ रहे होते हैं और एक दूसरे को मार करके अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। क्विलैंग ज़ू फैन को देख यूली से कहता है कि आखिर उस लड़के के साथ क्या प्रॉब्लम है, ऐसा खून का प्यासा अखाड़ा जो कि मेरे खून का भी दौड़ा खोल देता है, तो फिर आखिर सिर्फ वही इस चीज से अनअफेक्टेड क्यों है, उसे इस चीज से फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वो यहाँ पर है ही नहीं है। तभी इधर यूलिंग भी कहती है कि वो लड़का वास्तव में काफी विचित्रता है, बिल्कुल जैसा कि एक डेमोनिक कल्टीवेटर को होना चाहिए, बाकी के दूसरे कल्टीवेटर्स से बिल्कुल ही अलग। लेकिन ये स्टेज दूसरे राइटियस कल्टीवेटर को भी खून का प्यासा बना देगा, मगर लेकिन ये लड़का तो अब तभी यहाँ पे एल्डर युआन कहते हैं कि वो एक ट्रू एक्सपर्ट है, के पास में यहाँ पे अपने डीमंस होते हैं और एक डिमोनिक कल्टीवेटर के रूप में हम अपने अंदर के उस डीमन को बाहर निकालते हैं और इस दुनिया के अंदर की कार्य प्रणालियों के बारे में एनलाइटमेंट को पाने के लिए हम उन्हें रिफाइन करते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग तो अपने अंदर के डीमन की सिर्फ उसके सरफेस तक को ही छुपाते हैं, इसका की रिजल्ट बिल्कुल इसकी तरह है। वो लोग इसी तरह खून के प्यासे बन करके मारे जाते हैं, मगर लेकिन उसे छोड़ करके उसने अपने डीमन की जड़ों को समझ लिया है और उसने अपने दिल को एक अलग लेवल तक टेम्पर्ड कर लिया है और अब उसका इनर डीमन अब उसके ऊपर बिल्कुल भी हावी नहीं हो सकता है जब तक कि वो उसके पूरी तरीके से कंट्रोल में है। वो अभी भी कितना ज्यादा यंग है, लेकिन फिर भी उसका दिल कितना ज्यादा गहरा है। सचमुच ये चीज उसके लिए एक लिमिटलेस फ्यूचर लाएगी। इधर एल्डर युआन जब ज़ू फैन के बारे में ये सारी बातें कर ही रहे होते हैं, तभी क्विलैंग उनके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, ओल्ड युआन क्या तुम कहीं भाग गए हो और आखिर तुम जैसा
जैसा ओल्ड टाइमर कब से इतना ज्यादा सेज में बदल गया है और आखिर इस तरीके की अस्पष्ट बातें क्यों कर रहा है। एल्डर जॉन ये सुनने के बाद में वापस से अपने ध्यान में आते हैं और हंसते हुए उससे कहते हैं कि ये सब तो बस सिर्फ मेरी फीलिंग्स है, आप प्लीज इसके ऊपर ज्यादा ध्यान मत देना। मैं तो बस इतना कहना चाहता था कि जू फैन सचमुच काफी ज्यादा स्पेशल है, वो कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके के क्लोज आपको होना चाहिए। अब इधर एल्डर युआन की ये बात सुन क्वी लैंग गुस्से में एल्डर युआन के गलेमान को पकड़ लेता है और उन्हें ऊपर उठाते हुए उससे कहता है तो तुम्हारे ये सब एक्ट का मतलब ये है कि हम लोग उसकी देखभाल करें और तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपने अपहोरिज्म में ज्यादा ही एक्सपर्ट हो। तो अब तभी एल्डर युआन भी थोड़ा घबराते हुए कहते हैं कि नहीं, मैं ऐसा कभी भी दोबारा नहीं करूंगा। तो तभी क्वी लैंग उन्हें नीचे छोड़ते हुए कहता है कि तुम्हारे पास ज्यादा ताकत नहीं है लेकिन तुम दिखावा करने में बहुत ही ज्यादा अच्छे हो, तुमने मुझे लगभग मूर्ख बना ही लिया था। और इससे इस कहावत को काफी ज्यादा बल मिलता है कि बूढ़े लोग पाखंडी होते हैं और बूढ़े आदमी ने इस चीज को अपनी कला बना लिया है। दूसरी ओर यूली क्वी लैंग से कहती है कि क्वी लैंग उस चीज का समय बस हो ही गया है। इतना कहने के बाद यूली और क्वी लैंग दोनों ही अपनी चीख में अपनी पावर, अपने प्रेशर को रिलीज करते हुए कहते हैं कि तुरंत बंद करो। अब इधर उन दोनों के इतना कहने के साथ ही उनकी इस आवाज से सामने की ओर काफी ज्यादा पावर रिलीज होती है। इसकी वजह से सामने खड़े काफी सारे लोग घायल हो जाते हैं और काफी सारे मारे गए होते हैं। और फिर कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है कि सभी के सभी लोग नीचे जमीन पर पड़े हुए होते हैं। कमजोर लोग तो मर चुके होते हैं और कुछ ताकतवर अभी भी जिंदा घायल पड़े होते हैं। मगर तभी हमें क्वी लैंग की ओर दिखाया जाता है जो कि सामने की ओर देख करके काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। तभी क्वी लैंग के ऐसे फेस को देख यूली भी उससे कहती है कि क्वी लैंग आखिर क्या हुआ है, तुम इतने ज्यादा हैरान कैसे हो। तो क्वी लैंग कहता है कि ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो सकता, हम दोनों ने साथ में विचिंग विस्पर का यूज किया था, तो फिर आखिर क्यों ये अभी भी बिल्कुल आराम से खड़ा है, क्योंकि ऐसा होने का तो कोई चांस ही नहीं है कि एक प्रोफाउंड हेवन स्टेज कल्टीवेटर की सोल हमसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो। तो अब तभी यूलिंग भी कहती है कि ऐसा होने का तो सिर्फ एक ही ऑप्शन हो सकता है कि उसके पास इस चीज से बचने के लिए एक डिमोनिक ट्रेजर होना चाहिए। तो अब तभी दूसरी ओर एल्डर जुआन हंसते हुए कहते हैं कि मैंने तो तुमसे कहा था वो लड़का काफी ज्यादा स्पेशल है और सर को उस लड़के की अच्छी देखभाल करनी चाहिए। अब तभी ये सुन क्वी लैंग भी अपने मन में कहता है एक सोल डिमोनिक ट्रेजर एक ऐसी चीज है कि कोई भी एक ऑर्डिनरी पीपल अपने पास नहीं रख सकता है, और अगर तुम्हारे पास उस तरीके का एक ट्रेजर है तो इसका मतलब तो ये है कि तुम्हारा यहाँ पर एक काफी ज्यादा डीप बैकग्राउंड है। तो अब इधर ये सब सोचने के बाद में क्वी लैंग बाकी के बचे हुए सभी लोगों से कहता है कि तुम सभी लोगों को कांग्रेचुलेशन, तुम सभी लोग एक और दूसरी असुरा साइकिल में सरवाइव कर चुके हो और अब तुम सभी लोग यहाँ इस जगह से जाने के लिए आजाद हो, और ऐसे कई टास्क हैं जो कि कल आपका इंतजार कर रहे हैं। तो अब इधर क्वी लैंग की ये बात सुनने के बाद में वहाँ पे बाकी के बचे हुए सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं और वहाँ से जाते हुए कहते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा ग्रेट है कि हम लोग फिर से जिंदा बच गए। तो तभी दूसरा वाला डिसाइबल भी कहता है कि अगर आप दोबारा नहीं मरे हो तो आप काफी ज्यादा ब्लेस्ड हो। ये सब कहते हुए वो सभी डिसाइपल्स वहाँ से उस केव से जाने लगते हैं, जबकि पीछे खड़ा जू फैन उन सभी लोगों को देख कहता है ये सभी लोग सिर्फ मरने के लिए सूगरों का झुंड है और कुछ भी नहीं। तो अब इसी के साथ में हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है और अब इसके आगे के एपिसोड आप लोगों को अगले हफ्ते देखने को मिलेंगे। फिलहाल वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और अगर इस चैनल पर नए और आगे भी ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। शुक्रिया।